एक नाथ शिंदे की अगुवाई में जो सरकार चल रही थी उसके काम पर महाराष्ट्र की जनता का छाप आप कह सकते हैं। और इस वक्त एक नाथ शिंदे देखिए गुलाल उड़ा रहे हैं अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, बीच में जश्न मना रहे हैं एक नाथ शिंदे। अब सवाल यही है कि एक नाथ शिंदे 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, अगले 5 साल भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे क्या? हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, बॉडी लैंग्वेज एक नाथ शिंदे की, वो कॉन्फिडेंस, वो पावर, वो सेटिस्फैक्शन, वो क्लियरली उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। वाकई में 56 सीटें, इतनी सीटें तो अनडिवाइडेड शिवसेना की अर्जित नहीं हुई जितना अकेले उन्होंने काम कर दिखाया। ये शानदार प्रदर्शन एक नाथ शिंदे का। दिनेश, जरा तस्वीरें बताएं। देखिए यहाँ पे शोर काफी ज्यादा है, तो जितना मैं आपका सवाल सुन पाया उस हिसाब से जवाब देने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर कई शिवसेना के नेताओं से हमने बात की। उनका कहना है कि उन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का रिएक्शन जो है वो जनता की तरफ से आएगा, लेकिन जिस तरह से पिछले 2.5 वर्षों में वेलफेयर की योजनाएं लागू की गई है, जिस तरह से लाडली बहना योजना को न सिर्फ ऐलान किया गया बल्कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसे जो है वो पहुंचाए गए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जिस तरह से बड़े पैमाने पर काम किया गया वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इन सब के इतर असली शिवसेना बाला साहब के वारिस वो है, हिंदुत्व की विचारधारा को वो लेकर जनता के बीच जा रहे थे और इस बाला साहब के वैचारिक तौर पर वारिस होने की बात को जो है जनता ने कबूली है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश, ये परिवारवादी पॉलिटिक्स को महाराष्ट्र की जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। उद्धव ठाकरे का वहां मातोश्री में बैठकर पार्टी को चलाना ये एक नाथ शिंदे को पसंद नहीं आया और ना ही पार्टी के बाकी नेताओं को पसंद आया। उन्होंने पार्टी अलग की। लोगों ने पूछा कि क्या उद्धव ठाकरे के साथ लोगों की सिंपैथी जाएगी, लेकिन वो सिंपैथी भी नहीं गई। एक नाथ शिंदे ने ये प्रूफ कर दिया है कि पार्टी उनकी, सिंबल उनका, नेता उनके, कार्यकर्ता उनके और अब जनता भी उनकी दिखाई दे रही है। और इसी के बीच एक बड़ा आंकड़ा जो इस वक्त आप टीवी पर देख रहे हैं, 130 पर भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। जो दावा महायुति का था, थंपिंग मेजॉरिटी के साथ हम आने वाले हैं दिनेश, वो थंपिंग मेजॉरिटी दिखाई दे रही है। एक नाथ शिंदे की बात हो रही है। देखिए एक नाथ शिंदे ने अपने नेतृत्व में बीजेपी और इस तरह से एनसीपी को साथ लेकर लोकसभा की डिफीट के बाद पूरे राज्य का नेतृत्व किया। जिस तरह का समन्वय उन्होंने बनाकर रखा, लोकसभा चुनाव के दौरान जो गलतियां हुई थी, जो वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे एनसीपी अजीत पवार और बीजेपी के एक दूसरे को, उस कमी को पाटने में उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। और सबसे अहम, हिंदुत्व के नारे को, जाति पाति को भूलकर हिंदुत्व के मुद्दे पर तमाम राज्य की जनता एकजुट हो और इस मैसेज को वो जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रहे। एक बड़ी बात आपको बताऊं कि जब ये लोकसभा चुनाव के ठीक बाद जो परिणाम आए उसके बाद बड़े पैमाने पर कोर्स करेक्शन किया गया। इसमें से एक कोर्स करेक्शन ये था कि जो 2 बड़े जातियां हैं ओबीसी और मराठा, जिनमें आरक्षण के आंदोलन की वजह से द्वेष पैदा हो गया था, इन जातियों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया। और इसके लिए वैष्णव पंथ के, महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में वैष्णव पंथ काफी ज्यादा ताकतवर है, उनके मानने वाले फॉलोअर्स काफी ज्यादा है। महानुभाव पंथ हो या फिर वारकरी संप्रदाय हो या फिर रामदासी पंथ हो, इन पंथ के जो मानने वाले समुदाय के लोग हैं उन्हें साथ लाया गया, उन्हें कन्विंस किया गया कि इस तरह से जातियों में बंटने से लाभ किसी को नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ वोट जिहाद ये तो बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जातियों में वोट नहीं बटा है, हिंदू वोट कंसोलिडेट होकर आया है, वरना ये नतीजा नहीं होता। 130 पर बीजेपी लीड करती दिखाई दे रही है। एक नाथ शिंदे असली शिव सैनिक जो कह रहे थे, कौन है असली सेना, कौन है नकली शिंदे सेना? 56, पूरी महाविकास आघाड़ी 52। ये सोचिए आप, बिहार के, महाराष्ट्र की जनता ने क्या मैंडेट दिया है ये पे बदलिए। एक नाथ शिंदे खड़े हैं, शरद पवार के कंधे पर बैठे हुए हैं उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी भी कहीं खड़े हुए हैं, हाथ पकड़े हुए, उंगली
उंगली पकड़े, एक एक करके सबकी बात से बात करें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। राहुल गांधी, मुझे बताइए ये नतीजों के लिए राहुल गांधी कितने जिम्मेदार, आप ही बताइए पहले। नहीं, मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जो इंटरवल पॉलिटिशियन है, किसी भी एजेंडे पर खड़े नहीं रह पाते, टिक नहीं पाते, और ये मेरा विचार और सुदृढ़ हो गया। लोकसभा चुनाव के समय मैंने कहा था, लेकिन उस वक्त लगा कि शायद वो अपनी छवि बदल रहे हैं। इन चुनाव नतीजों ने हरियाणा के बाद फिर से बता दिया, राहुल गांधी लीड करने लायक नहीं, नेतृत्व करने लायक नहीं, उनकी छवि बहुत ज्यादा खराब। क्या कहें कि सबसे ज्यादा अगर किसी की छवि खराब हुई तो राहुल गांधी की हुई। इस बार तो महाराष्ट्र में विजय जी वो इतने पॉपुलर भी नहीं रहे, ना संविधान वाला मुद्दा, ना जाति के आरक्षण का मुद्दा, ना जाति की जनगणना का मुद्दा, और आखिर में वोटिंग से एक दिन पहले आए भी तो अडानी का मुद्दा। हर दिन बदलते रहे। जो अर्श जी भी जिस बात को कर रहे हैं कि इंटरवल पॉलिटिक्स की तरह से करते हैं, हर दिन वो इलेक्शन में या पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट और कन्विक्शन, ये तीनों सी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तीनों सी पर ही खरे नहीं उतरते राहुल गांधी जी। अभी मैं देख रहा था कि उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री राहुल गांधी जी की, मतलब उसकी चर्चा का कोई मायने वैसे नहीं है, लेकिन उनके लीडरशिप में जब से वो कांग्रेस में एक्टिव हुए हैं तब से उनकी ये 89 हार है, 89। आपने बहुत अच्छे शब्दों में बोला, जो मीम मैं देख रही हूँ उसमें तो क्या क्या लिख कर आया है। नहीं मीम नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि 89th हार है कांग्रेस की इस पूरे इलेक्शंस में राहुल गांधी जी के लेते हुए। अब इसको कब तक आप मनाएंगे नहीं मनाएंगे, लेकिन कन्विक्शन, कमिटमेंट, ये जो तीनों चीजें हैं, थ्री सी, वो 3C राहुल गांधी जी के पास नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के पास ये 3C हैं। उसी वजह से वो जीते, कोई ऐसा मैजिक का काम नहीं है। आप सोचिए ना, बाउंस बैक किया ना। अरे ये इलेक्शन पॉलिटिक्स भी है कि आप लोकसभा चुनाव में संविधान खत्म हो जाएगा, तो हर दिन बदलना पड़ता है ना, आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हर दिन अलग अलग करना पड़ता है ना, कि जो काम चल रहा है, जहां जिस जगह पर आप बैठे हैं उसके मुद्दे क्या होंगे। और झारखंड में भी वो सोरेन साहब की जीत है, उसको कांग्रेस की जीत की तरह से मत देखिए, पूरी तरह से। पूरी की पूरी। मैं एक बात जोड़ दूंगा कि राहुल गांधी को आप देखिए, लोकसभा में जो परिणाम आया था उसे लग रहा था कि राहुल गांधी ने भाई 99 सीटें आई है, विपक्षी नेता बन गए, ऐसा लग रहा था कि अब कांग्रेस राज्यों में भी सर्वाइव करेगी लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद। अब हरियाणा में कांग्रेस का हाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बना लेती, जहां ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। उसके बाद महाराष्ट्र में लग रहा था कि जिस तरीके से लोकसभा के परिणाम आए थे कि महाराष्ट्र में तो कोई रोक नहीं सकता महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने को, और मान के चल रहे थे। नाना पटोले मुख्यमंत्री बन रहे थे, अपना कैबिनेट बना रहे थे कि किसको कैबिनेट मंत्री बनाऊंगा, उद्धव ठाकरे तय कर रहे थे कैबिनेट, और आज क्या परिणाम आ रहा है। लेकिन लोकसभा परिणामों के हिसाब से मैं एक लाइन जोड़ देता हूं कि देखिए, महाविकास आघाड़ी ने बिल्कुल लोकसभा के हिसाब से रिजल्ट दिया है। 48 सीटें आती है महाराष्ट्र लोकसभा की, और तीनों ने मिलकर 48 विधानसभा सीटें जीती है। आप उनको मतलब उलट देखिए ना, 157 सीट्स पर लीड थी। मेंटेन देखिए, शरद पवार को आप कह रहे हो, शरद पवार का मेंटेनेंस देखिए। 8 लोकसभा सीटें जीती, और वो 8 विधानसभा सीटें फिर जीत रहे कि जितनी लोकसभा में सीटें जीता हूं उतनी ही विधानसभा सीटें जीतूंगा। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करने की कोशिश। अरे मुझसे किसी ने भी बार सवाल पूछा, मेरे पास जवाब नहीं था इस बात का। भाई शिंदे से ना उद्धव ठाकरे ने चलिए विचार से वो मुकर गए, दूसरी तरफ चले गए, बिल्कुल हिंदुत्व पे छोड़ दिया। समझ में आता है, जनता उनका वोटर भी चला गया, शिवसैनिक भी चला गया जो उनके साथ जुड़ा हुआ था। शरद पवार ने क्या पाप कर दिया ऐसा जो ये नतीजा दिया, ये परिणाम दिया उनको जनता ने? नहीं, इसको घुमा के पूछिए ना, पुण्य क्या किया था जो लोकसभा में मिल गया। विधानसभा के समय, और ये हम लोग लगातार चर्चा करते रहे, विधानसभा चुनाव में अजीत पवार के पास जो ताकतवर नेता थे वो सब अजीत पवार के साथ। वो कहीं भी जाते हैं तो अपना विधानसभा 6 बार, 5 बार, 7 बार, अगर आप देखेंगे कि सर्वाधिक टर्म जीतने वाले जो लोग हैं तो वो एनसीपी अजीत पवार के साथ हैं। तो वो ताकतवर लोग उनके साथ थे। दूसरा जो आपने कहा, जिसको बार बार कहा जा रहा था कि एनसीपी और शिवसेना किसकी है, वो जो आपने कहा वो पूरी तरह से लोकसभा के बाद इधर आते आते खत्म हो गया। अजीत पवार अपनी जगह पर टिके रहे, लेकिन उनके समर्थकों को दिखने लगा कि अब काम का नेता यही है। अब यही जो जिसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं, एनसीपी की कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं, कोई राजनीति और तो है नहीं, वो पावर की, मसल की वो पॉलिटिक्स है, और उसमें विधानसभा में अजीत पवार आगे निकले। भारतीय जनता पार्टी का उनको पवार पॉलिटिक्स का अंत, शरद पवार की पॉलिटिक्स का अंत है। पावर पॉलिटिक्स अब अजीत पवार के पास है। शरद पवार की राजनीति का अंत, मतलब जिसको कहें कि अब राजनीति के तौर पर किसी को ऐसे कहना ठीक नहीं रहता, लेकिन वो अंत तो पहले ही हो गया था। अब वो जो लोकसभा चुनाव में था वो दिया भभका था बुझने से पहले। अब एक चीज, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स उन्होंने बहुत तय कर लिया था कि दिल्ली की राजनीति में शरद पवार को वोट देंगे और प्रदेश की राजनीति में अजीत पवार को वोट देंगे, और वही दिख रहा है कि लोकसभा में शरद पवार को सीटें दे दी पूरी, 1 सीट अजीत पवार जीते। जब विधानसभा की बारी आई तो विधानसभा की राजनीति जो लोकल की राजनीति वो अजीत पवार